बिहार में जीत, ओवैसी के गढ़ में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने अब बंगाल विजय की तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी ने ममता के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है और बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला निशाना यानी कि मिशन बंगाल ही है। बिहार में हवा का रुख मोड़ने वाले पीएम मोदी का अगला मिशन दीदी का किला ध्वस्त करने में है और बीजेपी ने ममता सरकार की योजना द्वारे सरकार यानी घर घर सरकार की काट भी ढूंढ ली है। बीजेपी ने आर नो अन्याय मतलब अब और अन्याय नहीं के तहत ममता सरकार की नाकामियां बताना शुरू कर दिया है और इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता को उनके ही गढ़ में घेरने का प्लान बनाया। ममता के विधानसभा सीट भवानीपुर से नड्डा ने आज हुंकार भी भरी और जेपी नड्डा ने आज तुष्टीकरण से लेकर परिवारवाद पर चुन चुन कर वार किए। अब की बार बीजेपी का होगा बंगाल। बिहार के बाद बंगाल की बारी। बीजेपी का मिशन बंगाल, ममता के गढ़ में नड्डा की हुंकार। बिहार चुनाव फतह के बाद बीजेपी मिशन बंगाल पर अपनी कमर कस चुकी है। बीजेपी ने बंगाल की दीदी कही जाने वाली ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ पहुंचे, क्योंकि बीजेपी का अगला मिशन है पश्चिम बंगाल। बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। बिहार में हवा का रुख मोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी का अगला मिशन दीदी का किला गिराने की है। ममता दीदी को अपना राज्य बचाना भारी पड़ रहा है। इधर बीजेपी ने ममता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना द्वारे सरकार यानी घर घर सरकार का काट ढूंढ लिया है। आर नो अन्याय यानी अन्याय और नहीं के तहत बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की जनता को ममता सरकार की नाकामियां बतानी शुरू कर दी हैं। इसके लिए जेपी नड्डा ने ममता के गढ़ भवानीपुर को चुना। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से ही विधायक हैं। गुरुवार को नड्डा का अगला टारगेट डायमंड हार्बर है। ये वही जगह है जहां से ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी विधायक हैं। जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि जल्द ही बीजेपी बंगाल से ममता को इतिहास बना देगी। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। ये वह चुनाव का आगे भी बढ़ेंगे और इस इलेक्शन ऑफिस से हम रणनीति भी बनाएंगे और उस रणनीति के कारण हम भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। बंगाल में चुनावों को अभी करीब 6 महीने से अधिक का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी ने तैयारी अभी से तेज कर दी है, क्योंकि बीजेपी बाद में खुद को पछताने का मौका नहीं देना चाहती। इसीलिए बीजेपी अपना आधार मजबूत बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता के गढ़ को भेदने के लिए सबसे पहले ममता के घर को ही निशाने पर लिया। बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान नड्डा ने भी ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए और टीएमसी को एक परिवार की पार्टी तक करार दे दिया। लेकिन बीजेपी के लिए पार्टी ही परिवार है। अन्य राजनीतिक दल पार्टी परिवार ही पार्टी है, परिवार में सीमित हो गई है। ऊपर से शुरू करो और नीचे तक चले जाओ, जाल बिछा हुआ है और टीएमसी भी इससे अलग नहीं है। यह भी परिवार की पार्टी बन गई है, ये हमको समझना है। लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही परिवार है। नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी असहिष्णुता का दूसरा नाम है। उन्होंने कहा कि आज बंगाल में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है कि अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इनटॉलरेंस। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है
और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। बंगाल में लेफ्ट को सत्ता से हटाकर टीएमसी ने सरकार बनाई थी और लगातार 2 बार चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद ममता और टीएमसी तानाशाही पर उतर आई। ममता अपने आगे किसी की भी नहीं सुनती। तुष्टीकरण की राजनीति करने से भी ममता बाज नहीं आती। यहां तक कि श्रीराम के नारे से भी ममता बौखला जाती हैं। मतलब साफ है कि ममता की बौखलाहट और तिलमिलाहट किस कदर बढ़ चुकी है। मगर बीजेपी ने भी ठान लिया है कि ममता के साम्राज्य का अंत किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा कई बार होता है कि पुरानी गलतियां लोगों का पीछा नहीं छोड़ती हैं। यही हो रहा पश्चिम बंगाल में और वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी दीदी के साथ। जिस सियासी पिच पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर 9 साल से खेल रही हैं, वो अब उनके लिए धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। अभी तक पश्चिम बंगाल में लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था, लेकिन पिछले कई साल से विकल्प के तौर पर बीजेपी ममता की सियासी पिच के पास एक नई पिच तैयार कर रही है। और जिस तरह से बीजेपी बैटिंग कर रही है, ऐसा हो सकता है कि बीजेपी 2021 में धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत मुश्किलें खड़ी कर दे। और मुख्यमंत्री तो 9 करोड़ 12 लाख लोगों की 9 साल पहले बनी थी ममता बनर्जी, लेकिन बीजेपी की बढ़ती चुनौती के बीच अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए ऐसा लगता है कि ममता ने धीरे धीरे राजधर्म के नियमों को भुला दिया है। और दीदी को पता नहीं चला कि कब वो सूबे की करीब 2.5 करोड़ की आबादी की ही मुख्यमंत्री बनकर रह गई। 2021 में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं और बंगाल की दीदी की लगातार तीसरी बार परीक्षा है। लेकिन इस बार मुकाबला लेफ्ट या कांग्रेस से नहीं है, सीधे बीजेपी से है। और उसी बीजेपी से जो पिछले 6 साल से ममता दीदी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा चुकी है। और इसी आरोप के सारे वो लोकसभा की 2 सीटों से 18 सीटों तक पहुंच गई। तुष्टीकरण के इसी आरोप के जरिए बीजेपी का वोट प्रतिशत 18% से बढ़कर 40% हो गया। और विकास के मामले में पिछड़ने के आरोपों से कहीं ज्यादा तुष्टीकरण के आरोपों ने ममता दीदी का नुकसान कर दिया। और जिस तुष्टीकरण की राजनीति ने शुरुआती सालों में टीएमसी को फायदा पहुंचाया, अब वही ममता दीदी के गले की फांस बनता जा रहा है। जो दीदी कभी खुलकर एक विशेष समुदाय के पक्ष में खड़ी दिखती थी, अब वही तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों से होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित है। अगले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर जीत का ख्वाब देख रही बीजेपी और बहुत हद तक यह संदेश देने में कामयाब हो गई है कि ममता बनर्जी को हिंदू मतदाताओं की कोई चिंता नहीं है। उनके सारे फैसले तो सिर्फ एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर दीदी की सरकार का नरम रुख भी रहा और यह बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है, जिस तुष्टीकरण की नीति की वजह से ममता को फूलों की सेज हासिल हुई, अब वही कांटों के ताज की तरह महसूस हो रही है। और बीजेपी के बढ़ते सियासी हमलों की वजह से ममता दीदी को रोज चुभन महसूस हो रही है। पिछले 9 साल में जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी ने की, उसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। जो 28% वोट बैंक कभी राजनीतिक ताकत देते थे, अब उसी वोट बैंक की वजह से 71% आबादी के छिटकने का डर है। और बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगा ही रही है। 5.5 करोड़ हिंदू वोटरों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। और इसकी झलक 2 दिन के दौरे पर भी दिखी, जब बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाषण दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने इशारों में आरोप लगा दिया कि लॉकडाउन को लेकर लापरवाह रवैया अपनाने वाली ममता सरकार ने राम जन्मभूमि पूजन के दिन जानबूझकर
कर्फ्यू लगा दिया। मतलब उन्होंने एक वर्ग विशेष को खुश करने की नीयत वाला फैसला बताया। दरअसल ममता सरकार ने बीजेपी को यह मौका थमा दिया है कि उसके नेता चीख चीख कर उन्हें हिंदू विरोधी बताएं, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाला जननेता साबित कर सके। लेकिन यह आरोप कितना सही मैं आपको बताता हूं। साल 2011 में राज्य की सत्ता में आने के साल भर बाद ही ममता बनर्जी की सरकार ने इमामों को 2,500 रुपए का मासिक भत्ता देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन उनके इस फैसले की काफी और बहुत आलोचना भी हुई। यहां तक कि एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ममता के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि उसके बाद राज्य में इमामों को वक्फ बोर्ड के जरिए यह भत्ता दिया जाता है। मतलब इमामों को पैसे अभी भी मिल रहे हैं। और इसके बाद ममता बनर्जी ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर समिति की सिफारिशों को भी लागू कर दिया, जिसमें मुसलमानों में पिछड़ों को आरक्षण देने की सिफारिश शामिल थी। बंगाल में पसमानदा मुसलमानों के लिए अब सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल में पिछड़े मुसलमानों की संख्या भी लगभग 25% तक है। और इसके अलावा ममता सरकार के आने के बाद राज्य में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। और सियासत के चक्कर में उन्हें वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सुविधाएं तक दे दी गई। हिंदू धर्म में दशहरे पर शस्त्र पूजा की परंपरा रही है। लेकिन सितंबर 2017 में ममता सरकार ने आदेश दिया था कि दशहरे के दिन पश्चिम बंगाल में किसी को भी हथियार के साथ जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट के दखल के बाद ममता बनर्जी की इस कोशिश पर पानी फिर गया था। हैदराबाद निकाय चुनाव के बाद बीजेपी ममता बनर्जी को एक ट्रेलर दिखा चुकी है कि जब वो लोकल चुनाव को इतनी गंभीरता से ले सकती है तो बंगाल चुनाव उसके लिए फाइनल की तरह है। क्या ममता बनर्जी को इसी बात का डर सता रहा है? क्योंकि बीजेपी ने बंगाल में एक तरह से अपना चुनाव प्रचार हर दिन शुरू कर दिया है। रही सही कसर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं ने पूरा कर दिया है। क्योंकि हर तीसरे दिन बंगाल के किसी ना किसी कोने से खबर आ जाती है कि बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई या फिर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़प हो गई। ऐसे में बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब दिख रही है। और अगर चुनाव में ऐसा हुआ तो यह फिर बंगाल के चुनाव का इतिहास होगा। जा रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।